स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे। ओके, मुझे क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल कैलकुलस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ना है, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। ओके, तो मैंने एक ग्राफ वहां एक प्लॉट किया है, ड्रा किया है, उससे हम कुछ कनेक्टेड बातों को सीखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ेंगे कर्वेचर। और ये कर्वेचर मुझे कहां पढ़ना है? तो डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है, और डिफरेंशियल कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत इसे पढ़ना है। यानी जहां एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब ये कि dy बाई dx का क्या यूज है, उसके अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि कर्वेचर में मुझे क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग कर्वेचर का एक सिंपल डेफिनेशन बनाएंगे। तो डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर बनाएंगे पहले हम लोग, और तब इसको हम एनालाइज करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर में क्या बातें हमको सीखनी है। तो कर्वेचर जो आप देख रहे हैं ना, ये कर्वेचर एक्चुअली इसी को बेंडिंग भी कहा जाता है। बेंड मींस मुड़ना होता है, तो इसी कर्वेचर को हम बेंडिंग भी कहते हैं। यानी दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कर्वेचर जो है ना, वो बेंडिंग का शार्पनेस मेजर करता है। आप जब भी NH पर चलते हैं तो उसमें देखेंगे कि जो साइन बोर्ड लगा रहता है, उसमें कुछ जगह ऐसा साइन बोर्ड लगा रहता है जिस पर लिखा रहता है तीखा मोड़। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसके आगे आप बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो टर्निंग है ना, वो टर्निंग बहुत ही शार्प है। शार्प होने का मतलब ये हुआ कि उतना सफिशिएंट जगह प्रोवाइड नहीं की गई है टर्निंग करने के लिए। तो उस चीज को जो हम लोग न्यूमेरिकली मेजर करते हैं, टर्निंग का जो शार्पनेस मेजर करते हैं, बेंडिंग का जो शार्पनेस मेजर करते हैं, उसी को हम कर्वेचर कहते हैं। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज बेंडिंग शार्पनेस, हम इसको लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज, और यहां हम लिख दे रहे हैं बेंडिंग शार्पनेस। यानी जो बेंडिंग है, कहीं पर भी कर्व की जो बेंडिंग होती है, उसी बेंडिंग की जो शार्पनेस मेजर की जाती है कि वो कितना शार्प है, उसी चीज को हम कर्वेचर बोलते हैं। बट ये एक सिंपल लैंग्वेज हो गया। अब मुझे इसको न्यूमेरिकली मेजर करना है कि न्यूमेरिकली कर्वेचर कैसे मेजर किया जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल डेफिनेशन बनाते हैं। किसका? कर्वेचर का। और तब उसमें हम देखते हैं कि कर्वेचर का जो न्यूमेरिकल डेफिनेशन है उसमें क्या कही जाती है। ओके, तो लिखते हैं कि न्यूमेरिकली और न्यूमेरिकली कर्वेचर इज डिफाइंड एज the rate of change of tangent turns, the rate of change of tangent turns with respect to, okay, with respect to
arc length with respect to arc length of the curve ओके। तो पहले मैंने क्या बताया कि जो कर्वेचर होता है वो किसी भी कर्व के बेंडिंग के शार्पनेस को मेजर करता है, और उस शार्पनेस को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकली कर्वेचर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट टर्न्स विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ ऑफ द कर्व। ओके, इसका मतलब ये हुआ, और कर्वेचर को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि K इज इक्वल टू, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट टर्म्स। तो टेंजेंट टर्म्स को अगर हम डेल साई लिख दें और आर्क लेंथ में जो चेंजिंग हो रहा है उसे हम डेल एस लिख दें, तो फिर ये डेल एस जो है वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो लिमिट डेल एस टेंस टू 0 डेल साई अपॉन डेल एस हो जाएगा, और इसी को हम डिफरेंशियल फॉर्म में डी साई अपॉन डी एस भी लिखते हैं। अब मुझे ये समझना है ना कि ये साई क्या इंडिकेट करता है। अगर हम उसमें ग्राफ प्लॉट करें तो साई क्या इंडिकेट करता है, और मुझे ये सीखना है कि जो डेल एस है ना वो क्या इंडिकेट करता है। जब तक इन दोनों बातों को हम नहीं समझेंगे तब तक हम कर्वेचर को नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साई, और फिर समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस। ओके, तब ये डेफिनेशन जो है क्लियर होगा। जैसे कैसे आप वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, तो वेलोसिटी को जब आप डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, देन आप क्या बोलते हैं कि v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, where x is the displacement and t is the time। तो वैसे ही हम इसमें ये जानेंगे ना कि साई क्या इंडिकेट करता है, और फिर हम ये जानेंगे कि s क्या इंडिकेट करता है। ओके, तो मैंने इसके लिए एक कर्व लिया है, हमने एक कर्व का सिलेक्शन किया है। ऐसे ही एट रैंडम कोई भी कर्व है उसका एक्चुअल कोई ग्राफ नहीं है, ऐसे ही मैंने एक रैंडम कर्व को ड्रा कर दिया, और उसके एक पॉइंट पर हमने ए लिखा और इसको हमने फिक्स कर दिया। यहां पर ए जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये फिक्स्ड है, और दूसरे साइड में हमने एरो का साइन लगाया, ये इंडिकेट कर रहा है कि उसको और मूव करा सकते हैं। और उसी पर हमने एक P पॉइंट सिलेक्ट किया, और उसी कर्व पर एक हमने Q पॉइंट भी सिलेक्ट किया। तो P जो आप देख रहे हैं, तो P क्या है, एक पहले इसमें, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे कि ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या कौन क्या बताता है। तो जब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो सबसे पहले एक मुझे मिलेगा कैपिटल ए। कैपिटल ए, व्हाट इज द कैपिटल ए? तो अ फिक्स पॉइंट ऑन द कर्व, क्या बोल सकते हैं इसको कि अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व। हो गया? अच्छा, सेकंड में देखिए P क्या है, तो P भी एक पॉइंट है। अगर हम P की बात करें तो क्या है, अ पॉइंट ऑन द कर्व। एक और इसमें इंफॉर्मेशन दिख रही है, और क्या है Q, इसमें Q भी एक पॉइंट दिख रहा है। देन कैपिटल Q इज इक्वल टू अ पॉइंट ऑन द कर्व, अ पॉइंट ऑन द कर्व। और उसमें एक और फीचर है कि Q को हमने कन्वेनिएंट के लिए थोड़ा दूर दिखाया, बट Q इज वेरी वेरी क्लोज टू P, यानी ऐसा मुझे एज्यूम करना है कि Q जो है वो P के काफी नजदीक है। तो पॉइंट ऑन द कर्व और वेरी वेरी क्लोज टू P।
यानी Q भी एक पॉइंट है कर्व पर, लेकिन Q जो पॉइंट है कर्व पर वो P के बहुत ही करीब है, इसलिए हमने लिख दिया कि वेरी 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 क्लोज टू, ओके, वेरी वेरी क्लोज टू, यहां से कुछ नहीं है, ये क्लोज्ड, वेरी वेरी क्लोज टू P। अच्छा, अब हमने क्या किया कि आप इसमें AP जो देख रहे हैं, AP, A से P जाना है, थ्रू कर्व जाना है, तो देखेंगे कि A से P जब हम जाएंगे ना तो ये एक आर्क बनाता है जिसे हम चाप की लंबाई बोलते हैं, क्योंकि A से P को अगर मेजर करना है तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन रहता तो उसको सिंपल वे में मेजर कर देते, तो A से P तक जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक कर्व है, और कर्व को जब हम मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो आर्क लेंथ है। ओके, तो AP जो है वो आर्क लेंथ है, तो हम इसमें क्या एज्यूम कर लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि AP का जो लेंथ है वो S है। लेफ्ट मेजरमेंट ऑफ आर्क AP, इसको हमने S माना, इसको ऐसे लिखा जाता है, M का मतलब ये हुआ मेजरमेंट, और ये ब्रैकेट में करके AP और उसके ऊपर में ऐसे आर्क का सिंबल लगाते हैं। इसे कैसे पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ आर्क AP कितना है, S, और Q जो है ना वो वेरी वेरी क्लोज है, तो हम यूं कह सकते हैं कि A से Q का अगर डिस्टेंस मेजर करना है, AQ आर्क का लेंथ अगर हमको मालूम करना है, मेजरमेंट ऑफ आर्क AQ, तो क्या कहेंगे कि थोड़ा सा उसमें चेंजिंग हुआ है, थोड़ा सा वो बढ़ गया है, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है, तो थोड़ा सा इंक्रीज होना क्या इंडिकेट करता है, डेल S को इंडिकेट करता है। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क AQ कितना हो गया, S प्लस डेल S हो गया। अब मुझे ये जानना है ना कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मेजरमेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क PQ, तो बताइए PQ कितना हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क PQ, तो PQ जब आप निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि S प्लस डेल S में से अगर हम S को माइनस कर देंगे तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो गया मेरा डेल S। ओके, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें हम लोग जान गए। अब इसमें देखेंगे कि P नाम का जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है ना, उस पर एक टेंजेंट बनाया है, और वो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ उसका जो इंक्लाइनेशन है वो इंक्लाइनेशन है साई, और वही पॉइंट मूव करके कहां पहुंचा है, Q पर, बट Q इज वेरी वेरी क्लोज टू P, ऐसा समझना है। तो फिर हमने Q पर भी एक टेंजेंट बनाया, और उस टेंजेंट का इंक्लाइनेशन विद एक्स एक्सिस साई प्लस डेल साई है, यानी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो पूछा जाए कि साई क्या इंडिकेट करता है, साई क्या इंडिकेट करता है, तो साई क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट, इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस एट P, यानी P पॉइंट पर हमने जो टेंजेंट बनाया उस टेंजेंट का इंक्लाइनेशन ये बताता है साई। फिर Q नाम का एक और पॉइंट सेलेक्ट किया गया, और उस Q पर जब हमने टेंजेंट बनाया तो वो टेंजेंट का इंक्लाइनेशन जो है वो साई प्लस डेल साई है, कितना है, साई प्लस डेल साई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसमें साई प्लस डेल साई हो, साई और प्लस में डेल साई, तो क्या इंडिकेट करेगा, वो बताएगा इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट एट Q, यानी Q पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट ड्रा किया था उसका इंक्लाइनेशन बता रहा है कहां, एक्स एक्सिस के साथ।
तो देखिए अब ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल है साई प्लस डेल साई, और ये वाला एंगल कितना है, साई है। तो आप देखेंगे ना कि ये एंगल जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये बन जाएगा डेल साई। कहेंगे कैसे बन जाएगा डेल साई? तो किसी भी ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये अगर साई प्लस डेल साई है तो ये साई, तो इसको डेल साई होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम यहां लिखा जाता है। ओके, तो इस आधार पर हमने लिख दिया कि साई प्लस डेल साई क्या बता रहा है, इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट एट Q, ये इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें डेल साई जो आप देख रहे हैं, डेल साई क्या इंडिकेट करेगा? अगर हम पूछे हैं कि सिर्फ डेल साई क्या इंडिकेट कर रहा है, तो डेल साई जो है टेंजेंट टर्न्स को बताता है। टेंजेंट टर्न्स को मेजर करने का ये स्टाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले टेंजेंट बना P पॉइंट से, फिर टेंजेंट बना Q पॉइंट से, तो उस कंडीशन में एंगल था पहले साई, बाद में बन गया साई प्लस डेल साई। तो कितना परिवर्तन हुआ उसमें? तो हम बोलेंगे कि डेल साई का परिवर्तन हुआ। ओके, तो हमने इतनी सारी चीजों को इसमें जान गए कि कौन क्या इंडिकेट करता है। और PQ जो देख रहे हैं ना, मेजरमेंट ऑफ आर्क PQ, यही क्या है, डेल एस है। तब जो है कर्वेचर को जब डिफाइन किए तो कर्वेचर को हमने K से लिखा। तो कर्वेचर को कैसे डिफाइन किया हम? तो अब इसमें देखेंगे कि Q जो है वेरी वेरी क्लोज है किसके, P के। तो उस कंडीशन में आपको लगेगा कि लिमिट और डेल एस टेंस टू 0, डेल साई और अपॉन में डेल एस। अब डेल साई देखिए, डेल साई जो यहां देख रहे हैं, अब हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकली कर्वेचर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट टर्न्स। तो देखिए टेंजेंट टर्न्स को हम किससे इंडिकेट किए हैं, डेल साई से। टेंजेंट टर्न्स को किससे हमने इंडिकेट किया, डेल साई से। तो यहां हमने लिख दिया डेल साई। फिर लिखा हुआ है कि विद रेस्पेक्ट टू आर्क लेंथ ऑफ द कर्व, कह रहा है कि उसके रेस्पेक्ट में जो आर्क लेंथ में जो चेंज हो रहा है उसको लिखना है। तो आर्क लेंथ में जो चेंज हुआ वो डेल एस है, और डेल एस जो है टेंस टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि डेल एस जो है ना वो वेरी वेरी स्मॉल है, वहां वेरी वेरी क्या है, स्मॉल है। और वेरी वेरी स्मॉल जो होता है और पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, उस कंडीशन में वो 0 की ओर टेंस करता है। 0 की ओर जाना पॉजिटिवली इंडिकेट करता है कि वो वेरी वेरी स्मॉल है। और इसी चीज को फाइनली हम जो है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी साई अपॉन डी एस। और यही रिजल्ट जो है मेरे कर्वेचर को न्यूमेरिकली मेजर करता है। यानी जब भी हमको कर्वेचर मेजर करना है तो हम वहां क्या मेजर करेंगे, वहां हम मेजर करेंगे डी साई अपॉन डी एस। अब कहा जाए कि साई क्या इंडिकेट करता है, तो साई इंडिकेट करता है, साई जो इसमें देख रहे हैं वो टेंजेंट का इंक्लाइनेशन है। उसी में डेल साई क्या बताता है, तो टेंजेंट कितने एंगल से टर्न कर रहा है, टेंजेंट कितने एंगल से टर्न कर रहा है, तो उसको हम डेल साई से लिखते हैं। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ में कितना चेंजिंग हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डेल एस। और इसमें डेल एस वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो हम लिखते हैं कि डेल एस टेंस टू 0। और फाइनली ये रिजल्ट बन जाता है K इज इक्वल टू डी साई अपॉन डी एस। और इसी को हम कर्वेचर बोलते हैं, इसी को हम बेंडिंग बोलते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे कर्वेचर समझना है
तो डिफरेंशियल की समझ होनी चाहिए। इसीलिए हम कह रहे थे कि कर्वेचर को जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत पढ़ा जाता है, यानी जो हमने dy/dx सीखा उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, उस बात को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है और उसी में एक चैप्टर है कर्वेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग। यानी कहीं पर भी अगर कोई कर्व है, कहीं पर भी कर्व है तो उस कर्व का बेंडिंग का शार्पनेस कितना है, कितना वो शार्प है बेंड। ओके, तो उस आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं। और इस तरफ फाइनली हमने कर्वेचर का फॉर्मूला डिफाइन कर दिया। कर्वेचर K = d psi/ds होता है। और ये टेंजेंट जो देख रहे हैं ना, ये टेंजेंट वही है जिसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। यानी स्पर्श रेखा x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसको हम साई बोलते हैं। और फिर जब वो P से Q पर पहुंचा तो फिर हमने Q पर एक टेंजेंट बनाया, और उस कंडीशन में जब वो टेंजेंट आया तो x एक्सिस के साथ साई प्लस डेल साई एंगल का फॉर्मेशन किया। और हमेशा एक बात और ध्यान रखना है कि P पर एक ही टेंजेंट बन सकता है, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, ऐसा हमने टेंजेंट के क्वालिटी में पढ़ा है। इसलिए P पॉइंट पर कोई अदर टेंजेंट हम ड्रा नहीं कर सकते हैं, Q पॉइंट पर सिर्फ एक टेंजेंट बनेगा। ओके, तो फाइनली हमने कर्वेचर को समझ लिया कि कर्वेचर क्या करता है, तो कर्व के बेंडिंग का शार्पनेस मेजर करता है। और न्यूमेरिकली वो कैसे डिफाइन है, तो न्यूमेरिकली वो डिफाइन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट टर्म्स विद रेस्पेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ, विद रेस्पेक्ट टू, और यहां पर एक वर्ड और भी जोड़ सकते हैं और सुटेबल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, आप यहाँ अटैच कर लेंगे, यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ ऑफ द कर्व। ओके, तो ये मेरा इनिशियल था। अब हम इसे और प्रोसीड करेंगे और हम इसमें और भी बहुत सारी बातों को सीखेंगे।